नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। और पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे कोरोना से छुटकारा कब। जी हां, मुद्दों को लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे। उसी खास चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सीबीएन त्रिपाठी हैं, सीएमओ हैं, मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सीबीएन त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। और डॉक्टर राजेश वर्मा हैं, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, सीएससी मियागंज उन्नाव से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी राजेश वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, जो कि चेयरमैन है फिलिक्स हॉस्पिटल के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आप इस पूरे कोरोना महामारी को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद जिस तरह से देश की रक्षा के लिए सीमा पर जवान तैनात होते हैं, आप खुद इस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन खुद डॉक्टर भी कितने ही ऐसे डॉक्टर हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जो कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी कोरोना महामारी को, और जो जागरूकता फैलाई जा रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्या उसमें और इजाफा होना चाहिए? जी बिल्कुल, हम सबको पता है कि मास्क लगाना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, अपने नाक मुंह को, हाथ को बार बार नहीं छूना है, बार बार अगर जरूरी नहीं है तो बाहर नहीं जाना है। इसके बावजूद हम लोग इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ना तो पब्लिक अवेयर है और ना ही सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाए हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। इसी वजह से जो दोबारा पीक नंबर केसेस बढ़े हैं, शायद यही मुख्य वजह है जिसकी वजह से दिवाली, दशहरा और छठ पूजा के आसपास सडनली केसेस बढ़ गए दिल्ली एनसीआर में। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप तो खुद को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, आपके जो प्रियजन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी वजह से उनकी भी जान खतरे में जाती है। तो जो हमारे जैसे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हॉस्पिटल का अन्य स्टाफ है, वो सब भी आपके ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं रिस्क पे होते हैं, डिस्पाइट कि उनके पास बहुत सारी प्रोटेक्शन होती हैं, उन्होंने पीपी किट पहन रखी होती है, उसके बाद भी चांसेस उनको भी इन्फेक्शन होने के हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ आप लोगों की सेवा करते करते जान गंवा चुके हैं। तो अगर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ कम हो जाएंगे या जान गंवा देंगे तो फिर लोगों को ट्रीट करना और मुश्किल हो जाएगा, डॉक्टरों के अंदर और नर्सिंग स्टाफ के अंदर भय व्याप्त हो जाएगा, तो इससे और चीजें बढ़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो कृपया करके सब लोग, मैं सरकार से भी अपील करता हूं, जैसे अभी भी देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का फाइन। तो इसी तरह के कुछ स्ट्रिक्ट कानून हमें लाने पड़ेंगे। चालान पहले की संख्या में घट गए थे, जो जुलाई अगस्त में हम लोग चालान काट रहे थे, तो सितंबर अक्टूबर में जाकर उनका नंबर कम हो गया, लोगों के अंदर अवेयरनेस कम हो गई है। तो हमें बहुत से अलग अलग चैनल के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारे सोशल वर्कर्स हो, एनजीओ हो, हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, या हमारे धर्म गुरु हैं, इन सबको मिलकर एक बहुत बड़ा मास अभियान चलाना चाहिए, कैंपेन करना चाहिए कि भाई अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना से छुटकारा मिला नहीं है, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम सबको मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, हम लोगों को बार बार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। ये सब चीजें, जैसे हेलमेट लगाना जरूरी है किसी हाईवे में जाने से पहले, इसी तरह मास्क पहनना उतना ही जरूरी है। अगर इन सब चीजों को हम फॉलो करेंगे तो हमें इन्फेक्शन कम होगा, हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ और हमारे हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे करके अगले 2 महीने में, 1.5 महीने में वैक्सीन आ जाएगी, अगले 5-6 महीने में वैक्सीन सबको लगना शुरू हो जाएगी, काफी जनसंख्या को लग जाएगी। तो तब तक हमें पूरा जो अभियान है वैक्सीनेशन का भी, ये ऐसा नहीं जनवरी फरवरी में वैक्सीन आ जाएगी तो सबको लग जाएगी, बट वो शुरुआत होगी, और सबको वैक्सीन लगते लगते, या जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उसको वैक्सीन लगते लगते पूरा साल निकल जाएगा। तो अगले साल हमारा बड़ा सावधानी का वर्ष है, ये साल लगभग खत्म हो रहा है, अगला ये 2-3 महीने बहुत क्रिटिकल है कि अगर हमें इन 2-3 महीने तक ध्यान नहीं रखा तो सडनली नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे, बेड्स कम होंगे, आईसीयू के बेड्स कम होंगे, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, और हम सबको अपने घर में या अपने परिवार में किसी ना किसी को, क्या कहते हैं, उसकी वो कॉम्प्लिकेशन से डेथ भी हो सकती है, और हो सकता है उसको कुछ ना कुछ मॉर्बिडिटी रहे, खाली डेथ होना ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग उस पर ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, या उनकी बैटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, उनकी एक्सरसाइज करने की क्षमता कम हो जाएगी, टहलने या उस पर सांस फूलेंगे, तो बहुत सारे कोविड सिम्टम्स भी या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे।
तो अगर इन सबको हमें कम करना है, मोर्टेलिटी को भी और मॉर्बिडिटी को, तो हमें सिर्फ प्रिवेंशन पे ही ध्यान रखना चाहिए। हम सबको बार बार प्रिवेंशन पे ही जोर देना चाहिए। डॉक्टर डी के गुप्ता जी, अगर जिस तरह से साप्ताहिक जितने भी बाजार लगते हैं उसको भी खोल दिया गया है, बाजारों को खोल दिया गया है लॉकडाउन के बाद, तो कोरोना संक्रमित संख्या जो है, आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन जो है डर का जो माहौल होता है वो जनता में नहीं रहा है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन को और सख्त होना होगा? क्या और गंभीरता से इस पर मामले को देखते हुए और जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है? क्योंकि एक डर का माहौल जो है वो जनता में दिखाई नहीं दे रहा है सर। बिल्कुल, तो एक तो गवर्नमेंट को ना कोरोना कंट्रोल तो करना ही करना है, साथ में इकोनॉमी को भी रिवाइव रखना है। अगर इकोनॉमी का डूब गई तो लोग जान से चले जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी। तो हमें एक बैलेंस करना है, बैलेंस में देखना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिनकी जरूरत नहीं है इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए, या जिनकी बहुत कम जरूरत है, तो उन एक्टिविटीज को बहुत कम पैमाने पे खोलना है या नहीं खोलना है। जैसे बहुत सारी, अगर हम बात करें, ऐसी कुछ एक्टिविटी सर्विसेज हैं जिनको हम अभी बंद कर सकते थे या बाद में खोल सकते थे। जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल को हम थोड़ा लेट खोल सकते हैं, या उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। इवन चुनाव में जो रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों को वर्चुअल रैली में कन्वर्ट करा जा सकता था। जो फिजिकल रैली हो रही थी बिहार में, खास करके वहां लोग भर भर के आ रहे थे और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तार तार हो रही थी। ऐसे ही बड़े बड़े नेता हमारे वो खुद पालन नहीं कर रहे थे मतलब आइसोलेशन का या क्वारंटाइन का, या वो खुद भीड़ वाले इलाकों में जा रहे थे, रैलीज को संबोधित कर रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जा रहा था। तो अगर हमें चुनाव है, इस तरह की एक्टिविटी जिनको हम वर्चुअल कर सकते हैं माध्यम से, तो उनको वर्चुअल माध्यम से करना चाहिए। एजुकेशन है, वर्चुअल माध्यम से करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी हो रहा है, घर से काम कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल है। तो इस तरह की चीजों को हमें अभी कर्टेल करना, जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए और काफी हद तक लोगों को वैक्सीन लग ना जाए। दूसरी सही बात कि जनता में डर खत्म हो गया, बिल्कुल सही बात है, जनता में डर खत्म हो गया, बिकॉज लोगों को ये लग रहा था ये बिल्कुल खांसी जुकाम है, कोरोना तो कुछ है ही नहीं, और जिसको मुझे नहीं होगा बाकी लोगों को हो जाएगा। लेकिन जिसको होता है या जिसके परिवार में होता है उसको शायद इसकी महत्ता पता लग रही है कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है। कि आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं कल से कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू बेड नहीं ले रहे हैं, लोगों को क्रिटिकल केयर जो मिलनी चाहिए वो दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े एरिया में, जहाँ पे सबसे ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी है मेडिकल केयर में, वो वहां पे भी नहीं मिल पा रही है। तो अब शायद लोगों को डर समझ में आ रहा है कि कोरोना है और ये सच में सीरियस प्रॉब्लम है। तो एक तो लोगों को डर समझ में नहीं आ रहा है, कम हो गया है। इसलिए हमें बार बार जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, खास करके प्रिंट मीडिया, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ऐसे लोगों के इंटरव्यू दिखाएं जो इस त्रासदी से, इस आपदा से गुजर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करें। प्रिंट मीडिया वाले उनका इंटरव्यू छापें, बार बार जागरूक रेडियो चैनल के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, समाज सेवी एनजीओ, इन सबको ऐसा संदेश देना चाहिए कि हमें इससे थोड़ा बचाव रखना है। अगर हम बचाव नहीं रखेंगे तो 100 में से भले ही 5 या 10% लोगों को दिक्कत आ रही है, उनमें से 1-2% लोग सीरियस हो जा रहे हैं और डेथ भी हो रही है। तो अगर तभी जाकर जो है को बचाना है और लोगों को सीरियस होने से बचाना है, और सीरियस होने में खाली ये नहीं है, उसकी जान माल की हानि हो रही है, उसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, उसको डिप्रेशन में जा रहे हैं पेशेंट, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उसकी फैमिली सफर कर रही है। तो अगर इन सब चीजों को हम बार बार बताएंगे, कई अन्य डिफरेंट तरीकों से बताएंगे, तो शायद जनता और जागरूक हो जाएगी। प्लस अगर जनता जागरूक नहीं हो रही तो सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। जैसे मैंने बताया, दिल्ली गवर्नमेंट ने मास्क ना पहनने पर 2000 का जुर्माना लगा दिया है। तो जब अभी पहले क्या था, पहले हम लोग बहुत कठोर थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे कि पहले कोई केस आता था हमको आइसोलेट करते थे, क्वारंटाइन करते थे, लॉकडाउन होता था, जो जोन्स थी जिनमें क्वारंटाइन या लॉकडाउन हो रहा था उनको अच्छे से बैरिकेडिंग होती थी, मूवमेंट कम किया जाता है। लेकिन अब वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो इन सबको शायद मुझे लगता है जो हॉट स्पॉट्स हैं, खास करके उन एरियाज में पुरानी जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसको दोबारा सही तरह से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास रिजल्ट आ पाएंगे। और जो चालान जो थे पहले से कम होते जा रहे थे, बार बार पहले चालान खूब कट रहे थे जुलाई अगस्त सितंबर में, और शायद कोरोना काफी हद तक कंट्रोल भी हो गया था। आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में जो कोरोना के एक्टिव केसेस थे या पर डे केसेस आ रहे थे या डेली डेथ हो रही थी, उनकी संख्या 30% से लेकर 50% तक कम हो गई थी एज कम्पेयर टू जुलाई और अगस्त के नंबर से। सडनली इस अक्टूबर 15-20 के बाद और इस नवंबर के महीने में जब से फेस्टिवल सीजन आया था,
तब से नंबर सडनली बढ़ गए। और हम सब लोग आपके चैनल के माध्यम से बार बार बता रहे थे कि जो भी ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, जो भी ये उत्सव आ रहे हैं, जो पर्व आ रहे हैं, इस समय दिवाली, दशहरा, छठ पूजा में लोगों का मिलना बढ़ेगा और लोग पालन कम करेंगे। तो इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए और सरकार को इस समय शायद ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, तो वहां कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो उसको पूरा करते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नए नियम कानून और स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाए जाएं, सो दैट हम इसको अभी कंट्रोल से बाहर ना होने दें। क्योंकि अभी भी जो जनसंख्या है हमारे देश की या प्रदेश की, वो बहुत कम इन्फेक्टेड हुई है। मतलब अगर हम सीरो कन्वर्जन भी मान लें, बहुत सारी स्टडी का एवरेज मान लें, तो 10 से 15% शायद या 20% जनसंख्या अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में इन्फेक्टेड हुई है। मतलब 70 से लेके 90% तक जनसंख्या ऐसी है जो वल्नरेबल है, सस्पेक्टेबल है, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और ये जो कोरोना वायरस है बहुत तेजी से फैलता है, इसका इन्फेक्शन रेट या ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है, तो वो लोग वल्नरेबल है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो वर्जिन है, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन बहुत तेज फैल सकता है। तो अभी जब तक हमारा वैक्सीन नहीं आता, तब तक हमें बड़े धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट लोग इन्फेक्ट हो भी रहे हैं तो जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो थोड़ा स्लो है। उसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ बेड्स हमें कम नहीं पड़ेंगे और हम लोग उन सब जो बीमार होंगे उन सबको सही चिकित्सा सेवा मुहैया करा पाएंगे। तो शायद हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि इन्फेक्शन रेट को, ट्रांसमिशन रेट को कंट्रोल कर दें, कम कर दें, इसकी स्पीड को कम कर दें जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है। जी डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। तो अभी कोरोना संक्रमण में हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझी कि हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन किसमें, कि हमें सैनिटाइजेशन पे बहुत ध्यान देना है, हमें हैंड हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है, हमें जब कफिंग स्नीजिंग करते हैं तो दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले उस पर बहुत ध्यान देना है। और इससे कोरोना ही नहीं, दूसरी और बहुत सारी बीमारियां जो कफिंग स्नीजिंग से फैलती हैं, या ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हैं, इन्फ्लुएंजा है, बहुत सारे निमोनिया वाले इन्फेक्शन हैं, तो वो इन्फेक्शन कम हो जाएंगे। चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, ये सब कफिंग स्नीजिंग से ये फैलते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, तो ये इन्फेक्शन भी कम हो जाएंगे। और हाथ धोने से बार बार ना ही कोरोना बल्कि उसके अलावा बहुत सारी जो बीमारियां जो पानी से या खाद्य पदार्थों के माध्यम से, फीकोरल रूट जिनको बोलते हैं, उससे फैलती हैं, टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, क्या ना, ये सारी जो बीमारियां हैं जो खाने के माध्यम में, पानी के माध्यम से फैलती हैं, ये कम हो जाएंगी। तो कोरोना से हमें एक सबक लेना चाहिए कि हम सबको डिसिप्लिन होना चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, जिसमें सैनिटाइजेशन हो गया, हैंड हाइजीन हो गया और कफिंग स्नीजिंग मतलब रेस्पिरेटरी हाइजीन पे ध्यान देना है, कफ हाइजीन पे ध्यान देना है। नंबर 2, हम सबको अगर किसी भी बीमारी से लड़ना है तो हम सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो सब स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है तो हम लोग कोरोना का किसी भी इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, कोरोना भी 90% लोगों में कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बिकॉज उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उन लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। खाली 10% पेशेंट्स में ये माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर इलनेस करता है और 1 या 2% में बहुत कॉम्प्लिकेटेड या डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब 90% लोग अभी भी ठीक ठाक है। वो कौन से हैं? जो यंग एज के हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनमें बहुत सारी बीमारियां नहीं है, जैसे डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, उनका किडनी की दिक्कत नहीं है, अस्थमा नहीं है, सीओपीडी नहीं है या मोटापा नहीं है। तो हमें लाइफ स्टाइल चेंजेस करने चाहिए। ऐसी बीमारियां जिनको हम लाइफ स्टाइल चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज है, मोटापा है, इवन अस्थमा है, कार्डिक जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये सारी बीमारियां जो हैं हम लाइफ स्टाइल चेंज करके ठीक कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने, हमें खाने पे संयम रखना है, बहुत सारी तली हुई चीजें नहीं खानी है, बहुत सारी फैट वाली चीजें नहीं खानी है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं खानी जिसमें कैलोरी हाई कैलोरी हो। हमें बैलेंस डाइट खानी है जिसमें प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट, खास करके फाइबर, वसा और ये सारी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल सारे बैलेंस मात्रा में उपलब्ध हो। तो डाइट कंट्रोल पे ध्यान देना है, बैलेंस डाइट लेनी है। नंबर 2, हम सबको इस करंट सिचुएशन में हम सब जो है लोग एक्सरसाइज करना या कोई भी वर्कआउट करना भूल गए हैं। तो हम सबको डेली कम से कम 20 से 25 मिनट या मिनिमम हफ्ते में 4 से 5 दिन हम लोगों को 20 से 30 मिनट वर्कआउट करना चाहिए। उसमें हम लोग वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज दूसरी जो बहुत सारी हैं वो कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज करने से हमारा मोटापा, डायबिटीज, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये सब कम हो जाएंगे। तो उसकी वजह से कोई भी बीमारी होगी, दूसरी अन्य बीमारियां में होंगी, उनका जो प्रभाव है हमारी बॉडी पे वो कम होगा
उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन कम होंगे और हमारी जो लड़ने की क्षमता है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, जैसे अभी 90% लोग ठीक हो रहे हैं, अगर हमारी जनसंख्या और ज्यादा स्वस्थ होती तो हो सकता है 95%, 98% जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार होता है उसकी तरह से भी कोरोना होकर निकल जाता है। जैसा हमने इटली में देखा कि वहां के जो जनसंख्या थी वो बहुत बुजुर्ग जनसंख्या थी और वहां के जो लोग थे उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, शुगर, अनकंट्रोल अस्थमा, ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसलिए वहां का मॉर्टिलिटी रेट बहुत हाई था, इवन अप टू 16-15% था, जबकि हमारे यहाँ इसका 1% है, 1.5% है। तो इससे हम एक कंपेयर भी कर सकते हैं कि अगर ओवरऑल देश स्वस्थ होगा तो कोरोना क्या कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हमारे भारत वर्ष का या हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सकता है।